बच्चों, कक्षा नववीं में हिंदी में पढ़ रहे थे पार्ट 2 ल्यासा की ओर, जिसमें हमने पार्ट 1 में लेखक परिचय और पेज नंबर 25 पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 26। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होता है? राह का कर या टैक्स। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। दोनों चिटें मतलब लेखक तो एक थे, शायद उनके साथ कोई और भी एक था। आगे हम देखते हैं इसमें। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। तो मतलब कौन सा नाम आया इसमें? सुमति। सुमति उनके साथ थे और वहां पर उनके जान पहचान के लोग होने के कारण ये भिखमंगे वेश में थे तो भी रहने और ठहरने की अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। लेखक ने अपने 5 साल पहले का वर्णन किया कि इसी रास्ते से हम जब गए थे तो हम भद्र वेश में थे तो भी हमको रुकने की और ठहरने की जगह नहीं मिली, क्योंकि वो उन लोगों के लिए बिल्कुल अपरिचित थे। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। ऐसी मनोवृत्ति वाले लोग वहां पर थे। अब हमें सबसे विकट डाढ़ा थोंगला पार करना था। स्थान का नाम है, जो ऊंचाई थी वो पार करनी थी। डाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं थे। नदियां कोई मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक तो आदमियों को देखा ही नहीं जा सकता था। इसलिए ये डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती थी। खूनी को सजा भी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? लेकिन इन निर्जन स्थानों में, गांव में तो खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी हो जाए, सजा मिल सकती, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिलते हैं। अब निर्जन स्थान में, निर्जन यानी क्या होता है? जहाँ लोग ना रहें, और जहाँ लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर गवाह कैसे मिलेंगे? तो इसलिए ऐसे सुनसान जगह पे तो खून भी हो जाए तो कोई फिक्र नहीं करता है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब यहाँ पर लोग पिस्तौल और बंदूक ऐसे लिए रहते हैं जैसे लोग लाठी लिए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हथियारों को रखना गैर कानूनी नहीं है। डाकू यदि जान से न मारे तो उससे खुद अपने प्राणों का खतरा हो जाता है। यदि वो लोगों को न मारेंगे तो लोग ही उनको मार देंगे, इसलिए वो इसी डर से लोगों को मार देते हैं। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, वैसी सूरत कैसी? मतलब डाकुओं जैसी सूरत, वैसी सूरत देखते तो टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, इसका मीनिंग है दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 हजार मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लिए जाएं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाढ़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर मतलब जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे वो दिख रहे थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नग्न थे। न वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी प्रकार की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फीली वाली चोटियां
दिखाई दे रही थीं। सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा स्थान पर दाढ़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। देखा होगा पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन उतरना उतना मुश्किल नहीं होता। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मानना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं द्वंद्वीय के वस्तु जो हैं उनके घोड़े की तरह मेरा घोड़ा भी अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। द्वंद्वी के वस्तु कौन थे? तो द्वंद्वी के वस्तु के बारे में बताया गया है कि स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतिस जो थे के उपन्यास डॉन क्विक्योजोट का नायक जो था, जो घोड़े पर चलता था, वो इसी प्रकार चल रहा था जैसे मैं भी इस पर झूमते हुए चल रहा हूँ। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। 2 रास्ते का फूटना मतलब क्या होता है कि एक जगह से 2 रास्ते जाना। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लंगकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले, क्योंकि इनके मित्र इनसे बिछड़ गए थे और बिछड़ने के कारण क्या हुआ कि ये दूसरा रास्ता भटक गए और फिर बाद में फिर उसी रास्ते पर वापस आकर जब आए तो देखा कि जो उनके मित्र सुमति थे वो गुस्से में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान मीन्स जो उनके उनकी पंडिताई चलती थी जहाँ जहाँ पर वो यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा जो पेय पदार्थ है वो पीने के लिए मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा समझते होंगे आप, जो कपड़े का बनाया जाता है, जिसको हाथ में बांधा जाता है, पहना जाता है। तो बोध गया से लाए हुए गंडे तो समाप्त हो जाते थे, लेकिन जो सुमति गंडे ले जाते थे वो समाप्त क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो किसी भी कपड़े से बनाकर गंडे को और कहते कि ये तो मैं बोध गया से लाया हूँ, और ऐसे करके वो अपने यजमानों को बांटते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्यासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब भार ढोने वाले की ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। तो फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी।
डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना लेकर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। मतलब जब सुमति और ये पहुँचे वहाँ पर, तो पहुँचने के बाद तिंगरी जो गांव पहुँचे, तो तिंगरी में भी इनकी यजमान थे, लेकिन इन्होंने कहा, सुमति ने लेखक से कहा कि मैं शेखर बिहार जाना चाहता हूँ और आप यहीं ठहरें। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, मठ मीन्स मंदिर, विहार, बौद्ध मठ जो कहलाते हैं वो, के हाथ में ही है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते मतलब सस्ते में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के लिए आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। जिस भिक्षु को वहाँ की खेती की देखरेख दी जाती है, वो किससे कम नहीं होता है, राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नस्से, जो भिक्षु कहलाते, जो खेती के मुखिया होते, उनको नमसे कहा जाता है। नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष जो था वो ऐसा नहीं था। कैसे भेष में गए थे? वो भिखारी के भेष में गए थे, तो वो ऐसा भेष हमारा नहीं था कि हम अच्छे लोगों से मिल सकें, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, तो वो उन्होंने हमसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, ये कंजूर क्या कहलाते हैं? बुद्ध वचन की अनुवाद वाली किताबें, बुद्ध के द्वारा जो वचन कहे गए हैं उनको ट्रांसलेशन वाली वो किताबें वहाँ रखी थी, कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लग गया, मतलब मेरा मन लग गया उनको पढ़ने में। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं होगी। 15-15 सेर मतलब उसका वजन बताया गया। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा कि चलेंगे क्या आप, मेरे यजमान यहीं रहते हैं? तो लेकिन मैं किसके अंदर था? पुस्तकों के भीतर। पुस्तकों के भीतर होना मतलब मैं पुस्तकों के पढ़ने में खो चुका था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन तो इनको लग जाएंगे वापस आने में, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। कौन चले आए? सुमति उनके पास फिर से आ गए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये पाठ अपना पूर्ण हुआ ल्हासा की ओर। अब इसी के जो पेजेस हैं किताब के, पुस्तक के, उसको हम PDF में और इसके क्वेश्चन आंसर PDF में कंप्लीट करके भेजेंगे, जिससे आपको ये पाठ पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ ही अपना ये वीडियो भी पूर्ण होता है और इसके शब्दार्थ भी भेज दिए जाएंगे, तो शब्दार्थ के आधार पर ये पाठ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार रीडिंग कर लीजिएगा इस पाठ की, और इसके साथ ही प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।